हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का मैं मनोज कुमार आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास की श्रृंखला जो हम लोगों ने शुरू की हुई है, आज उसमें हम लोग उसका लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 8वां लेक्चर है और इसमें आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की थी आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध और उसके संदर्भ में। उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि पूरा का पूरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध किन कारणों से हुआ था, कैसे हुआ था, उसके परिणाम क्या क्या हुए थे और कैसे उस पर क्वेश्चन बन सकता था, ये मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि बंगाल को जीतने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसी कंपनी को भारत से हटा दिया एक तरीके से और उसने बंगाल पर कब्जा कर लिया। अब उसका अगला टारगेट था दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित करना, या कह लीजिए अपना प्रभुत्व स्थापित करना, जिससे कि वो अधिक से अधिक व्यापार को अपने अनुकूल बना सकें और आर्थिक लाभ ले सकें। और आप देखिएगा, दक्षिण भारत में दो महान शक्तियां हैं। एक मैसूर का साम्राज्य है, जहां पर सोचिए कि उसका जो क्षेत्र है पूरा का पूरा तमिलनाडु और केरल का क्षेत्र उसके क्षेत्र में शामिल हो जाता है। तमिलनाडु का भी कुछ हिस्सा है और केरल का क्षेत्र का हिस्सा है, मालाबार वाला, जो कि मसालों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मसालों के व्यापार के लिए ही सबसे पहले यहां आई थी। और उसके ऊपर देखेंगे तो दक्षिण से थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे दक्कन की तरफ, तो वहां पर है मराठे। ध्यान रखिएगा, तो अगला उसका जो टारगेट है वो मराठे भी होंगे, ध्यान रखिएगा। और इनमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण में मराठे और मैसूर आपस में संघर्ष भी कर रहे हैं। और तीसरी शक्ति इसमें एक और भी थी, वो थे आपके हैदराबाद के निजाम, जो कि मैंने कल आपको चर्चा की थी कि कैसे उन्होंने कर्नाटक के युद्ध में भागीदारी करके एक तरीके से पहले फ्रांसीसियों के अधीन होने के मजबूर हो गए और उसके बाद ब्रिटिश शक्ति ने उनको अपने कंट्रोल में कर लिया था। ठीक है ना। तो ये तीन शक्तियां हैं दक्षिण भारत में, दक्कन से लेकर के दक्षिण भारत तक, मैसूर, हैदराबाद के निजाम और मराठे। ठीक है ना। इनमें सबसे जो ताकतवर, सबसे जो कहा जाए कि मुख्य जो क्षेत्र है जिसकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे ज्यादा जरूरत थी, और वो था आपका मैसूर, यानी कि हैदर अली और टीपू सुल्तान वाला क्षेत्र मैसूर। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में, कि कैसे कैसे उस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरीके से उस पर क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और कैसे उन क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करेंगे। ठीक है ना। तो तैयार रहिए, सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर स्टडी IQ IAS हिंदी पर। मैं मनोज कुमार आज आपके साथ डिस्कस करूंगा आधुनिक भारत का इतिहास उत्तर लेखन अभ्यास के माध्यम से। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, जैसा कि हम लोग जानते हैं मैसूर के संदर्भ में पहला सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि हैदर अली का जन्म साम्राज्य निर्माण के लिए हुआ था, तो टीपू सुल्तान का जन्म साम्राज्य खोने के लिए। ठीक है ना। यह एक स्टेटमेंट है। अब बात यह है कि इस स्टेटमेंट को लेकर के आपको अपना उत्तर लिखना है। ध्यान रखिएगा, यह पहला क्वेश्चन आपका बन रहा है, हैदर अली का जन्म साम्राज्य निर्माण के लिए, तो टीपू सुल्तान का जन्म साम्राज्य को खोने के लिए हुआ था। ठीक है ना। कथन की बात जब आती है, एक चीज ध्यान रखना दोस्तों कि कथन एक इतिहासकार के द्वारा या किसी एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया होता है, और वो कथन जरूरी नहीं है कि सही हो, और यह जरूरी नहीं है कि सही ही हो। सही नहीं भी हो सकता है और सही हो भी सकता है। अब आपको यह विचार करना है कि यह जो कथन दिया गया है वो कितना सही है, कितना गलत है। उस कथन के अनुसार आप लोगों को अपनी बात लिखनी है। अगर सही है तो इसके पक्ष में लिखिए, गलत है इसको काट करके अपना पक्ष लिख दीजिए कि यह बात गलत है। या फिर अगर आपको लगता है कि दोनों पक्ष मिले जुले हैं तो उन दोनों पक्षों को लिखिए। तो यह ध्यान रखिए, कथन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें यह विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है कि किस तरीके से कौन सा पक्ष सही होगा
और इसका मतलब हो गया उस कथन का दूसरा पक्ष भी हो सकता है। अब बात यही है कि ये जो कथन है, तो यहां पर सोचिएगा कि क्या यह कथन पूरी तरह सही है या नहीं है। सही है तो इसके पक्ष में अपनी बातें लिखनी है, गलत है तो इसके विपक्ष में लिखनी है, और लगता है कि दोनों के बीच का रास्ता है तो वो आप लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कि हैदर अली का जन्म साम्राज्य के निर्माण के लिए, तो टीपू सुल्तान का जन्म साम्राज्य को खोने के लिए। दो चीजें, एक साम्राज्य निर्माण और दूसरा साम्राज्य को खोना। अब बात आती है क्या यह कथन सही है। इसका मतलब इसमें दो चीजें हैं। एक तरफ तो आपको इसमें हैदर अली के संदर्भ में लिखना है और दूसरी तरफ आपको लिखना है टीपू के संदर्भ में। ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान के संदर्भ में आपको इसमें लिखना है। ओके, बात ध्यान समझ में आ गया। अब हैदर अली की बात की गई है कि उसने साम्राज्य का निर्माण किया और टीपू सुल्तान का के बारे में कहा गया कि उसने साम्राज्य को खो दिया। यह तो हम अच्छे से जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो निगाह है वो मैसूर के साम्राज्य पर थी, और कारण था उसका मसालों का व्यापार, और मसालों का पूरा क्षेत्र टीपू सुल्तान या मैसूर के अधीन आता था। तो ऐसी स्थिति में वो ब्रिटिश कंपनी चाहती थी कि इस मसालों के व्यापार को वो अपने एकाधिकार में ले, लेकिन इधर हैदर अली और टीपू सुल्तान के होते हुए यह इतना आसान नहीं था। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इनसे संघर्ष होना बहुत जरूरी था, और वो संघर्ष हुआ। ठीक है ना। अब बात आती है कि यहां पर यह सोचिएगा कि इसमें हमें लिखना क्या है। क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में लिखना है या हैदर अली और टीपू सुल्तान के संदर्भ में लिखना है। ध्यान रखिएगा, जितना यह स्टेटमेंट सिंपल सा लग रहा है उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी उतना ही ज्यादा कठिन है, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे हैदर अली के साम्राज्य निर्माण से लेकर के टीपू सुल्तान के साम्राज्य खोने तक सारी चीजें इसमें शामिल हैं। यह छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि एक तरफ हैदर अली साम्राज्य का निर्माण कर रहा है, बिल्कुल वहां से जहां से शून्य से शुरुआत कही जाती है, यानी कि सैनिक के स्तर से, और टीपू सुल्तान उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों हार रहा है, वो भी चर्चा है इसमें। तो दोस्तों दोनों चीजें इसमें शामिल हैं, सारे पक्ष हैं। और सोचिएगा लिखने कितने शब्दों में है, मुश्किल से 200 से 250 शब्दों में इस पूरे आंसर को लिखना है। अब बात आती है, सबसे पहले सोचिएगा क्या यह कथन पूरी तरह सही है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि कथन सही है या नहीं है तो लिखोगे क्या। तो ध्यान रखिएगा, इसको अगर हम चर्चा करें तो हैदर अली का जन्म साम्राज्य के निर्माण के लिए, तो ये पहला जो हिस्सा है ये तो हमें पूरी तरह काफी हद तक सही दिखाई देता है, क्योंकि हैदर अली ने मैसूर साम्राज्य को वास्तव में काफी हद तक वास्तव में स्थापित किया था। हालांकि था तो पहले से ही, लेकिन वास्तव में इसने उसको शक्ति दी थी, उसको मजबूत बनाया था। अपनी सोचिएगा प्रशासनिक नीति के माध्यम से, अपनी राजनीतिक दृष्टिकोण के माध्यम से, अपनी व्यक्तिगत सामाजिक आर्थिक नीतियों के माध्यम से, ठीक है ना, अपनी कूटनीति के माध्यम से इसको मजबूत बनाया था। ध्यान रखना, क्या किया था, इसको मजबूत बनाया था, मजबूत किया। ध्यान रखना। तो ये पहला स्टेटमेंट तो हमें लगता है कि पूरी तरह सही है, और उसने किया भी था। ठीक, अब कैसे कैसे होगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा, टीपू सुल्तान का जन्म साम्राज्य खोने के लिए हुआ था। तो पहली नजर में, पहली दृष्टिकोण में देखेंगे तो ये कथन, पहली नजर में ये कथन सही लग रहा है। अगर सही नहीं लग रहा होता तो सोचिए एक इतिहासकार इस बात को कहता ही क्यों। सही लग रहा है क्यों, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, 1792 की श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, और सोचिए इस संधि से उसने अपना आधा साम्राज्य
सोचना, आधा साम्राज्य कंपनी को दे दिया, कंपनी को दिया श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से सबसे पहले। और उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, वो है 1799 श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। और यहां पर सोचिएगा, टीपू सुल्तान मारा गया, टीपू मारा गया। और यहीं पर सोचना क्या हुआ, पूरा साम्राज्य ब्रिटिश कंपनी ने ले लिया, पूरा साम्राज्य कंपनी ने लिया। ध्यान रखिएगा, ये रहा, पूरा साम्राज्य ले लिया। इस तरीके से पहली नजर में लग रहा है कि टीपू सुल्तान ने अपना पूरा साम्राज्य खो दिया, तो हकीकत में वो उसका जन्म खोने के लिए ही हुआ था। उसके पिता ने बनाया और सोचिए उसने पूरा खो दिया। क्यों खोया, कैसे खोया, इसके कारणों को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे कुछ कारण भी हैं, ध्यान रखना। अगर कोई इतिहासकार बात कह रहा है तो उसका कुछ ना कुछ आधार होता है, कुछ ना कुछ तर्क होता है, और वो तर्क, वो आधार आपको जानना है। क्लियर हो गया? अब दूसरी बात आती है इसका विश्लेषण, इस कथन का विश्लेषण कि क्या वास्तव में दूसरा कथन सही है या गलत है। अगर इसको थोड़ा सा विश्लेषण करके देखें तो यह कथन पूरी तरह सही दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? कथन पूरी तरह सही प्रतीत नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि हम ये तो मानते हैं कि उसकी मृत्यु के साथ ही पूरा साम्राज्य खो गया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या उसका जन्म खोने के लिए ही हुआ था? नहीं। ध्यान रखना, टीपू की नीतियां अगर हम देखेंगे, टीपू की नीतियां अगर हम देखें तो टीपू की नीतियां अपने समय की सर्वश्रेष्ठ नीतियां थी। वो तात्कालिक परिस्थितियों में हार जरूर गया था, लेकिन अगर वो किसी भी एक दृष्टिकोण से सफल हो गया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ अलग होता। उसने वो हर संभव कोशिश की जो भारतीय शासक देख नहीं पा रहे थे, जो भारतीय शासक समझ नहीं पा रहे थे। उसने उन सब चीजों को देखने की कोशिश की और बहुत आगे तक की सोची। टीपू की नीतियां बहुत आगे की सोच वाली थीं, बहुत ही अग्रिम सोच को दर्शाती हैं, अग्रिम सोच को दर्शाती हैं। तो उसका जन्म खोने के लिए तो नहीं हुआ था। वो अलग बात है कि उसकी बदकिस्मती थी कि उसके समय में साम्राज्य खो गया। बस हमको इस तरीके से इस आंसर को कंक्लूड करना है। ध्यान रखिएगा, पूरी तरह सही नहीं होता। क्यों? आपको बता दें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर में पूरे भारत में सबसे बड़ा उसका जो कोई दुश्मन था तो वो टीपू सुल्तान था। उन्होंने, सोचिएगा, किसी भी युद्ध में कभी भी किसी शासक को नहीं मारा, किसी शासक को नहीं मारा। बंगाल में उन्होंने, सोचिएगा, किसी नवाब को नहीं मारा। सोचिए, दिल्ली में किसी मुगल बादशाह को नहीं मारा, मराठों को हराया, किसी मराठा पेशवा को नहीं मारा, न सिंधिया को, न भोंसले को, किसी को नहीं मारा। पंजाब में किसी शासक को नहीं मारा। पूरा भारत जीता लेकिन युद्ध में किसी शासक को नहीं मारा। ध्यान दीजिएगा, लेकिन अकेला है जिसको युद्ध में उन्होंने मार दिया, क्योंकि वो सबसे बड़ा दुश्मन था, सबसे खतरनाक था, क्योंकि उसकी सोच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वास्तविक उद्देश्यों को पहचानने वाली सोच थी। उसकी सोच इतनी दूरदर्शी थी कि बस समझ लीजिए कि कंपनी ये समझ गई थी कि हमारे उद्देश्यों को ये समझ चुका है, और उसके लिए सोचिए, उसने केवल भारतीय शासक नहीं बल्कि दुनिया भर में एक संगठन बनाने का प्रयास किया था। उसकी आर्थिक सोच कंपनी की किसी भी सोच से बहुत आगे की थी। उसकी वैज्ञानिक सोच, सोचिए, यूरोप के किसी भी वैज्ञानिक से सोच से आगे की थी। राजनीतिक कूटनीतिक सोच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन के लोगों से किसी भी लेवल पर कम नहीं थी, बहुत आगे की सोच थी।
और ये बात अंग्रेज भी समझ गए थे कि इसकी सोच कहती है, और टीपू सुल्तान भी समझ गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या है। इसीलिए दोनों में से किसी एक का हारना और हमेशा के लिए खत्म होना तय था। अगर सोचिएगा, अगर वो जीत जाता तो क्या होता? यही अंतर था। बस तात्कालिक परिस्थितियां ऐसी थीं कि वो नहीं समझ पाया। कह सकते हैं कुछ उसकी व्यक्तिगत कमजोरियां भी थी। कभी कभी इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा समझदार हो जाता है ना, तो कंडीशन ये होती है कि वो छोटी छोटी अपने आसपास की चीजों को समझ नहीं पाता। जैसे आपने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक समय से बहुत आगे की सोचता था। वही सेम टीपू सुल्तान है। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ गया। इसका मतलब हो गया कि हमें पहले क्या करना है, थोड़ा सा हमें संदर्भ लिखना है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, भूमिका, ठीक ना। उसके बाद हैदर अली के पक्ष को लिखना है, ठीक ना। उसके बाद टीपू सुल्तान के इस पक्ष को व्याख्या करनी है कि वास्तव में उसने खोया था। फिर तीसरा निष्कर्ष के तौर पर हम इसकी विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। तो यानी 3 प्रॉपर पैराग्राफ है। एक हैदर अली का पक्ष, एक ये दूसरा पक्ष टीपू सुल्तान के साम्राज्य खोने का पक्ष, और तीसरा कि क्या वह पूरी तरह से साम्राज्य खोने के लिए पैदा हुआ था, उस पक्ष को देखेंगे। ओके एवरीबॉडी, क्लियर हो गया? ठीक है ना। चलिए अब इसको हम देखते हैं। इसको समझने की जरूरत है। ध्यान रखना, जब तक आप इस दृष्टिकोण से किसी भी पक्ष को आप नहीं देखेंगे, तब तक बेटा यूपीएससी के क्वेश्चंस आप नहीं समझ पाएंगे। और बात यूपीएससी क्वेश्चंस की नहीं है, बात है एक प्रशासनिक अधिकारी कैसा होना चाहिए, उसकी सोच, उसकी दूरदर्शिता, उसका दृष्टिकोण कितना विश्लेषणात्मक है, वही यूपीएससी चाहता है। अब जिस व्यक्ति के अंदर, जिस छात्र के अंदर इस तरह की अप्रोच होगी कि चीजों को समझ करके उसका विश्लेषण करने की क्षमता जिसमें होगी, उसको सिलेक्शन दिया जाएगा। यूपीएससी उसको सेलेक्ट करेगी, या उसको जो इस कथन को, इन सारी चीजों को समझ ही नहीं पा रहा, कि बस आया और कुछ ना कुछ लिख दिया। ऐसे लोग अधिकारी बनते हैं क्या? खुद सोचिएगा। आप होंगे तो आप किसको बनाएंगे अधिकारी? इतनी तो आपके अंदर भी समझ है। एक जिसके पास विश्लेषण वाली क्षमता है, जो दूर की चीजों को भी देख करके समझ जाए कि इसके पीछे क्या चल रहा है, वो, या सीधा सीधा बिल्कुल जो चल रहा चलने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए, जो आता है मैं तो वही करूंगा, वो व्यक्ति, आप बताइए किसका सिलेक्शन करेंगे? इसीलिए यूपीएससी उसी तरह के क्वेश्चन पूछता है और उसमें उसी तरह के नंबर दे करके उसको सिलेक्शन कराने की कोशिश करता है। ध्यान रखना, इसी अप्रोच की जरूरत है। और जब तक ये अप्रोच नहीं है बेटा, आप घर बैठ करके अप्रोच को नहीं बना सकते अकेले। इसके लिए कोच, मेंटर और प्रॉपर डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। ध्यान रखना। और इस संदर्भ में हम देखें तो अब देखिएगा, इसके अंतर्गत जो मैंने कहा था उसका पहला पक्ष समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे है। हैदर अली की योग्यता और उसके साम्राज्य की स्थापना, पहला पक्ष, कि क्या उसका जन्म साम्राज्य के निर्माण के लिए हुआ था? यस, हम कह सकते हैं कि उसका जन्म साम्राज्य के निर्माण के लिए हुआ था। कैसे? सिंपल सा कंसेप्ट है। 1755 में सोचिएगा, वो एक सैनिक के रूप में सोचिएगा क्या हुआ था। मैसूर की सेना में नौकरी की, और उसने धीरे धीरे करके फिर क्या हुआ, उसने वहां के जो दो व्यक्ति थे, नंजराज और देवराज, दोनों को मारकर, सोचिएगा जो सबसे बड़े अधिकारी थे नंजराज और देवराज, दोनों को मारकर सत्ता ग्रहण की। सोचिएगा, सत्ता को उसने ग्रहण किया। इसका मतलब है, हम कह सकते हैं कि उसने मैसूर में जो अराजकता थी, मैसूर की अराजकता को खत्म किया। ध्यान रखना, अराजकता इन दोनों भाइयों ने फैला रखी थी कि मैसूर का जो वडियार वंश था, वडियार वंश के शासक को उसने बंदी बना रखा था। इन दोनों लोगों ने उनकी राजमाता को भी एक तरीके से प्रतिबंधित कर रखा था।
और उन लोगों ने जाकर के हैदर अली से सहायता मांगी थी और हैदर अली ने फिर इन दोनों को मार करके सत्ता ग्रहण की। हालांकि ध्यान रखिएगा, उसने भी वहां के राजा को पूरा सम्मान दिया, सब कुछ किया, लेकिन छूट उनको भी नहीं दी। खुद सत्ता ग्रहण की, हालांकि उसने अपने आप को कभी भी सुल्तान घोषित नहीं किया। सारी सत्ता अपने हाथ में रखी, उनको भी छूट दी कि आप अपने आराम से रहिए, खाइए पिए, एंजॉय करिए, पहले की तरह आपको परेशान नहीं करूंगा। बस इसलिए उस अराजकता को उसने समाप्त किया। पहली बात तो यह थी। इस तरीके से उसने एक साम्राज्य का गठन कर लिया। तो इस पॉइंट से हम क्या कह सकते हैं कि उसने साम्राज्य का क्या किया, गठन किया। लेकिन क्या साम्राज्य निर्माता केवल साम्राज्य का गठन करने वाला होता है? नहीं। अब उसके बाद उसने, सोचिए, अपने साम्राज्य का क्या किया, यहां पे देखिएगा, विस्तार किया। और विस्तार कहां तक किया इसने? मालाबार, जो केरल का जो क्षेत्र है, मालाबार तक, समुद्र की सीमा तक विस्तार किया। सोचिएगा, यानी कि पूरा केरल का क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है ना? यह उसने विस्तार किया। तीसरा, उसने सैन्य संगठन को मजबूत किया। किसको? सैन्य संगठन को मजबूत किया। देखिए, साम्राज्य निर्माता केवल साम्राज्य का गठन करने वाला नहीं होता, मैं बार बार बोल रहा हूं। उसने गठन भी किया, विस्तार भी किया और सैन्य संगठन को मजबूत किया। सेना का आधुनिकीकरण करने की कोशिश की, आधुनिकीकरण किया। उसने कई सारे फ्रांसीसी अधिकारियों को भी नियुक्त किया अपने यहां सेना के लिए। आपने पढ़ा होगा, फ्रांसीसियों को नियुक्त किया था इसी काम के लिए कि भाई आप मेरी सहायता कीजिए सेना के गठन के लिए। ठीक है ना? और इस संगठन के गठन की वजह से क्या हुआ? सैन्य संगठन मजबूत किया, इसकी वजह से उसने दो लोगों को काउंटर किया, खासकर एक व्यक्ति को, एक शक्ति को काउंटर किया। सोचिए, मराठों को लूट से बचाया, मराठों की लूट से बचाया, यानी कि साम्राज्य की सुरक्षा भी की। सोचिएगा, सैन्य संगठन को मजबूत करके उसने क्या किया? साम्राज्य की सुरक्षा भी की। क्योंकि जब सेना गठित हो गई और मराठे जो लूटने आते थे, उनसे उसने काफी हद तक अपने आप को बचाया। ठीक है ना? उनको, मराठों की लूट से अपने आप को रोका। यही तो था। अगर आप सच्चे निर्माता हैं तो गठन भी करेंगे, विस्तार भी करेंगे, अपने आप को मजबूती करेंगे और उसको सुरक्षा भी देंगे। तो सोचिएगा, इसके माध्यम से क्या हुआ? उसने साम्राज्य की क्या की? सुरक्षा। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, 1, 2 और 3, ये 3 पॉइंट हो गए। इसी तरीके से सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से करना होता है, एक एक पॉइंट को क्लियर करके। अब इस तरीके से आप सोचें किताब में मिल जाए तो संभव नहीं है कि नहीं? अब यहीं पर देखिएगा, यहीं पर अब उसके बाद क्या किया? इसके बाद इसने कूटनीति के माध्यम से अपने साम्राज्य की सुरक्षा की। सुरक्षा के संदर्भ में उसने एक काम और भी किया, और वो थी उसकी कूटनीति। कूटनीति के माध्यम से, सेना के माध्यम से तो किया ही किया, सुरक्षा की उसने सेना के द्वारा। ये तो हमने बता दिया। अब कूटनीति का उपयोग कैसे किया उसने? ध्यान रखिएगा, कूटनीति का उपयोग, पहला काम तो उसने ये किया कि उसने अपने खिलाफ दुश्मनों को संगठित नहीं होने दिया, नहीं होने दिया। सोचिएगा, मराठे निजाम, ब्रिटिश कंपनी, ये कभी भी एक नहीं हो पाए उसके खिलाफ। ये सबसे बड़ी चीज होती है। आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, हमेशा ध्यान रखिएगा, दिमाग से युद्ध जीते जाते हैं। और जब तक ये रहा, इसने कभी भी किसी भी दुश्मन को इकट्ठा नहीं होने दिया कि तुम संगठन बना लो। कुछ भी करना पड़े वो करेंगे।
ठीक है ना, अपने विरुद्ध संगठित नहीं होने दिया। दूसरा, इसी में सोचिए स्वयं संगठन बनाया, स्वयं संगठन बनाया, ये कूटनीति होती है। कैसे कहा, कैसे कह सकते हैं स्वयं संगठन बनाया? सोचिए प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, ध्यान रखना, आंग्ल मैसूर युद्ध। सोचिए इन दोनों संगठनों में जब दोनों युद्ध हुए, दोनों में हैदर अली था, और हैदर अली ने सोचिए यहीं पर अपना संगठन बनाया था, हैदर अली प्लस निजाम प्लस मराठा। सोचिएगा इन तीनों का समूह था, और वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये रही। अपना खुद का संगठन बनाया हैदर अली, निजाम और मराठों का। ये तीनों मिलकर के लड़े अंग्रेजों के खिलाफ और दोनों में इनको हराया। वो अलग बात है कि बीच में जाकर के द सेकंड वार में, सेकंड बैटल में हैदर अली मारा गया, उसके बाद टीपू सुल्तान ने उसको लीड किया और बाद में उसने भी हराया। तो सोचिए कि ये उसकी कूटनीति है कि अंग्रेजों को उसने हराया था। यही तो है असली साम्राज्य निर्माता का मतलब, यही होता है, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया? इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हैदर अली का जन्म साम्राज्य के निर्माण के लिए हुआ था। तो इस तरीके से आपने देखा प्रॉपर तरीके से, पहला टॉपिक, पहली चीजें क्लियर हो गई आप सभी लोगों की। पहला पक्ष किस तरीके से होता है, देखिए किताब में जो लिखा होता है उसका विश्लेषण करना भी हमको आना चाहिए, ध्यान रखना। किताब में सीधा सीधा वही नहीं, जो लिखा हुआ है वही नहीं समझना है, बल्कि उसका विश्लेषण करना है। यही एक अधिकारी की सबसे बड़ी पहचान होती है। और यही इसी तरीके से हम लोग स्टडी IQ की पूरी टीम अपने पेड बैच से, यहां पर भी यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं, पेड बैच में भी इसी तरीके से हम पढ़ाना पसंद करते हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। ध्यान रखिएगा। और इसी दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा, जो लोग 2024 में अपना सिलेक्शन देखना चाहते हैं, ध्यान रखना, जो लोग 2024 में अपना सिलेक्शन देखना चाहते हैं कि वो सफल हों, मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो उनको मैं एक सजेशन दूंगा कि आप लोग हमारा मॉर्निंग बैच ज्वाइन कीजिए। 11 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, सुबह 8 बजे, 11 सितंबर से, ठीक है ना। और ये बैच हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में है, और फीस इसकी एक्चुअल 70,000 है। यदि आप MK लाइव कोड इस्तेमाल करते हैं तो ये फीस हो जाएगी आपकी 29,999 रुपए। इसमें हम उसी पैटर्न पर, उसी तरीके से पढ़ाना पसंद करते हैं जैसे कि UPSC चाहता है, और आप सफल हो सके। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, हम कितनी भी मेहनत कर लें, अगर UPSC की जो मांग है उसको पूरा नहीं करेंगे तो आपका पैसा और समय दोनों जाएगा, दोनों जाएगा। और रिजल्ट क्या आएगा हाथ में? कुछ भी नहीं। निराशा लगेगी, घर वालों का विश्वास, अपने आप का विश्वास टूटेगा। तो बेहतर है थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा एफर्ट करके सही दिशा में आगे बढ़ा जाए और सफलता हासिल की जाए। और इसके लिए अगर 2024 की आप बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मुश्किल से 4 महीने और बचे हुए, उसके बाद प्री का फोकस शुरू हो जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा का। इसलिए आपके पास अभी भी समय है कि इस बैच को ज्वाइन करके रियली में अपने इन 4 महीनों का यूटिलाइजेशन प्री और मेंस के टॉपिक को कवर करने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि अगर जितना आप डिले करेंगे, सोचिएगा 2024 का टारगेट आपसे उतना दूर होता चला जाएगा। क्योंकि जनवरी से आपको प्रारंभिक परीक्षा पर लगना ही लगना है, और उस समय सोचिए कि एक स्टूडेंट आपके जैसा ही, जिसने 4 महीने पहले, 3 महीने पहले तैयारी शुरू की थी, वो जनवरी से प्रारंभिक परीक्षा पर पूरा फोकस करेगा, और एक आप प्री भी फोकस करेंगे, मेंस भी फोकस करेंगे, सिलेबस कवर करने पर लगे रहेंगे। तो सोचिएगा रिजल्ट किसका आएगा? किसका आएगा? सोचना, उसी का जो 4 महीने, 3 महीने पहले से लगा हुआ है। आप सिलेबस तो कवर कर लेंगे, लेकिन मेंस के टाइम पीरियड में फिर क्या करेंगे? मेंस के टाइम पीरियड में मेंस के टॉपिक कवर करेंगे, और दूसरा व्यक्ति सोचिए उस समय रिवीजन कर रहा होगा। तो अभी भी समय है, इसको कर लीजिए, क्योंकि जितना डिले करेंगे आपको उतना नुकसान है। ध्यान रखना, 11 सितंबर डिले मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके। एक एक दिन भारी पड़ रहा है, सोचिए एक एक दिन आप लोगों के लिए, ध्यान रखना, करिए इसको। और इसमें सोचिए कि ये पूरी रणनीति है। सोचिए पहले हम फाउंडेशन तैयार करेंगे,
जनवरी से लेकर के मई तक प्री पर फोकस करेंगे, फिर मेंस पर और फिर इंटरव्यू पर। 4 स्टेज की रणनीति है और इन स्टेज में सोचिए अगर एक भी स्टेज पर गड़बड़ हुई तो रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आएगा, ये गारंटी है। फिर आप कहिएगा अरे कोई पढ़ाता लिखाता नहीं है, कुछ करता नहीं है, रिजल्ट आते नहीं है। बेटा रिजल्ट हमारे कहने से नहीं आएंगे, हर चीज का अपना एक समय होता है। समय, संसाधन, ठीक है ना, और आपकी मेहनत, हमारी गाइडेंस, ये सारी चीजें होती हैं। सब कुछ मिला करके करना पड़ता है, सारी चीजों का संतुलन होगा तो ही होगा। आप जितना डिले करेंगे पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लास्ट में सिलेबस खत्म करने के लिए आप ही लोग चिल्लाएंगे सर सिलेबस नहीं हो रहा, एग्जाम कैसे देंगे, सिलेबस जल्दी खत्म कराइए। फिर क्या होता है, क्रैश कोर्स की तरह वो सारी चीजें होती हैं। फिर अब क्रैश कोर्स की तरह कंडीशन ये होती है तो समझ सकते हैं कि उसमें कुछ रिजल्ट आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, कुछ क्वेश्चन फंस भी सकते हैं, नहीं भी फंस सकते, क्योंकि आपको तो भाई कोर्स खत्म करना है। तो कैसे करेंगे? या तो हम लंबी लंबी क्लासेस लें तो आपके पास रिवीजन के लिए समय नहीं होगा। तो बेहतर है अभी समय है, इसको कर लीजिए, बेटर रहेगा। और इस कोर्स की वैलिडिटी दोस्तों ध्यान रखना 2 साल है। इसमें आपको एक मेंटर भी दिया जाएगा जो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आपके लेक्चर नोट्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी है, बुक्स भी हैं, लाइव क्लासेस हैं और मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम मीन्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद आपको मेंस में हम लोग अपने पास बुलाएंगे, जिसका रहने खाने का खर्चा स्टडी आईक्यू संस्थान आपको उपलब्ध कराएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल हमारे पास रह करके पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस करनी है, पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और कुछ नहीं करना है। रहने खाने की चिंता आपको नहीं करनी है, यही है। ओके, तो जितना जल्दी हो सके इसको ज्वाइन करिए और ध्यान रखिएगा MK लाइव कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही वो कोड है जो आपको मुझसे कनेक्ट करेगा, मुझसे जोड़ेगा, जिसमें मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर काफी हेल्प कर सकता हूं, आपको गाइड कर सकता हूं, आपको मेंटरशिप दे सकता हूं। ये मेंटर तो मिलेंगे, यहां पर पर्सनल मेरा अटेंशन और आपको मिल जाएगा। अब आप समझ लीजिए, ठीक है ना? तो चलिए अब इसका दूसरा कंसेप्ट है, दूसरा पहलू है कि टीपू सुल्तान का जन्म साम्राज्य को खोने के लिए हुआ था। तो नेचुरल सी बात है, इसमें देखेंगे कि साम्राज्य को उसने खोया था या नहीं खोया था, क्या खास बात है, क्या कमजोरियां हैं। तो ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान का जन्म साम्राज्य के खोने के लिए हुआ था, कह सकते हैं कि काफी हद तक सही प्रतीत होता है। ध्यान रखना, काफी हद तक सही लग रहा है, लगता है। कैसे? 1792 की श्रीरंगपट्टनम की संधि, इसमें सोचिए इस संधि के माध्यम से आधा साम्राज्य और संसाधन कंपनी को देने पड़े। सोचिएगा, क्लियर हो गया? दूसरा, 1799 के चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें टीपू सुल्तान की पराजय भी हुई और इसकी मृत्यु भी हुई। सोचिएगा, इस तरीके से पूरा साम्राज्य चला गया, पूरा क्या हो गया, साम्राज्य ही चला गया। तीसरी, अब कहोगे कि यह क्यों हुआ था, कैसे कारण से हुआ था? वो थी उसकी अपनी व्यक्तिगत कमजोरियां, टीपू सुल्तान की कमजोरियां, जिसकी वजह से उसका समस्या बढ़ी। ये साम्राज्य खो दिया उसने। अब टीपू सुल्तान की कमजोरियां क्या हैं, ये देखिएगा। सबसे बड़ी चीज कि उसने कूटनीति का सही उपयोग नहीं किया, जो उसके पिता ने किया, नहीं किया। कैसे? भारत में कोई भी संगठन नहीं बना सका। सोचिए, अपना कोई संगठन नहीं बनाया। उसने जो भी संगठन बनाया, विदेशी लोगों के साथ मिलकर के बनाया, तुर्की के साथ, फ्रांस के साथ, अरब देशों के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, इनके साथ संबंध बनाए और उनके साथ मिलकर के संगठन बनाया। लेकिन युद्ध कहां होना था? युद्ध होना था आपके अपने देश में, और आपके अपने देश के लोग मौजूद नहीं है। यानी कि दूसरा कह सकते हैं, किसने दुश्मनों को
संगठित होने दिया, उनको संगठित होने दिया। सोचिएगा, क्लियर है? उनको संगठित उसने होने दिया, ठीक। और इसी वजह से वो क्या हुआ, युद्ध में हारा। तीसरा, इसने कह सकते हैं कि अपने स्तर पर साम्राज्य की सुरक्षा के लिए कूटनीति का उपयोग नहीं किया। कूटनीति का कोई ढंग से उपयोग नहीं कर पाया। इसका ईगो बहुत था, किसी के साथ मिलना नहीं, किसी के साथ जुलना नहीं, किसी के साथ बातचीत करना नहीं, कोई संगठन नहीं बनाना, ये सारी चीजें, जिसकी वजह से अल्टीमेट उसको अपने साम्राज्य से हाथ धोना पड़ा था, ठीक है ना। और क्या समस्याएं थी, ध्यान रखिएगा। और समस्याएं क्या क्या है, अन्य समस्याएं जो इसके साथ हैं, अन्य समस्याएं जिसकी वजह से यह हारा, अन्य समस्याएं यह है कि इसने सक्रिय विदेश नीति अपनाई, लेकिन यह विदेश नीति, ध्यान रखना, व्यवहारिक नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि विदेशों से इतनी जल्दी सहायता नहीं आ सकती थी, ध्यान रखना। और घरेलू स्तर पर आप सबके दुश्मन बना लिए, सक्रिय विदेश नीति अपनाई, लेकिन ध्यान रखना, घरेलू स्तर पर अच्छे संबंध न बना सके, अच्छे संबंध नहीं बना सके, विशेषकर पड़ोसी राज्यों के साथ। और कहा जाता है कि मुसीबत के समय में आपका पड़ोसी जितनी जल्दी काम आएगा, उतना दूर का व्यक्ति कभी काम नहीं आता। और ये इस बात को नहीं समझ पाया, बात समझना। दूसरा, अन्य समस्या है, इसने प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटेन को चुनौती दी, ध्यान रखना, ब्रिटेन को चुनौती दी। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही नहीं, प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटेन को चुनौती दी। कैसे? फ्रांस के नेपोलियन के साथ संबंध बनाकर। इसलिए ब्रिटिश कंपनी और ब्रिटेन दोनों चाहते थे कि ये हटाया जाए। उन्होंने इसके साथ कोई भी मुरब्बत नहीं बरती, ध्यान रखना। दूसरा, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी चुनौती दी। अब कहोगे ब्रिटिश इंडिया कंपनी, यस, उसके साथ उसने कोई समझौता नहीं किया कि चलो भाई तुम एक काम करो, व्यापार कर लो, नहीं। उनको छूट भी देने को तैयार नहीं, किसी भी तरीके से। बोले भाना है, इनको हटाना है एट एनी कॉस्ट। ये भी नहीं कि मिलजुल करके व्यापार कर लें, नहीं, वो भी नहीं करना है, ठीक है ना, वो भी नहीं करना है। कैसे चुनौती दी? क्योंकि उसने स्वयं की कंपनी बनाई। सोचिएगा, स्वयं की कंपनी बनाई जो अपने देश के अपने किसानों से मसाले खरीदती है, और उसने आदेश जारी किया कि भाई किसी को अगर मसालों का व्यापार करना है तो आप हमारी कंपनी से खरीदोगे, किसानों से नहीं खरीदोगे। यानी सबको झुकना पड़ेगा टीपू सुल्तान के आगे। और किसानों को भी आदेश दिया कि आप किसी अन्य कंपनी को, किसी अन्य व्यक्ति को माल नहीं बेचेंगे, आपको सरकारी कंपनी को ही माल बेचना पड़ेगा। इस वजह से सोचिए, ब्रिटिश कंपनी की नजर में यह एक दुश्मन बन गया बुरी तरीके से। यह बहुत बड़ा कारण था। तीसरी चुनौती क्या दी इसने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को? एक और भी चुनौती दी इसने, अपनी नौसेना का गठन किया। सोचिएगा, अपनी नौसेना, जो कि किसी शासक ने अभी तक नहीं किया था, यानी कि ब्रिटेन को चुनौती देना चाह रहा है, कंटिन्यू। सोचिए, अपने सेना का आधुनिकीकरण किया, बड़े स्तर पर तोपें बनाई, सारी चीजें की, मिसाइल तक बनाई। सोचिए, इतने बड़े स्तर पर उनको चुनौती दे रहा है। तो नेचुरल सी बात है, अन्य समस्याओं के कारण अब आप समझ सकते हैं कि यहां से, इन समस्याओं की वजह से उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर लिया? अपना, सोचिए क्या बना लिया? परम शत्रु बना लिया, परम शत्रु बना लिया। और परम शत्रु वो होता है जो किसी भी स्तर पर
किसी भी स्थिति में आपके साथ भी कोई भी रियायत नहीं बरतेगा। परम शत्रु बना लिया। अब ब्रिटिश कंपनी क्या चाहेगी? हम कुछ भी करेंगे लेकिन इसको नहीं छोड़ेंगे। ये हमें किसी भी लेवल पर मिलकर के काम करने के देने को तैयार ही नहीं है। किस तरह की कोई नीति देने को तैयार नहीं है। ये किस तरह का काम में छूट कर देने को तैयार नहीं है। इस तरीके से उसने अपना दुश्मन बना लिया। और दुश्मन जब अपनी दुश्मनी निभाता है तो आपकी सारी कमजोर कड़ियों को इकट्ठा कर लेता है। इसी वजह से सोचिए, उन्होंने मराठों के साथ संधि की, निजाम के साथ संधि की और उनको अपनी तरफ मिला करके इनका दुश्मन बना दिया। और इस तरीके से सोचिएगा, इसने तीसरे युद्ध में, चौथे युद्ध में हरा करके मार दिया। यह बहुत बड़ा कारण था। यानी कि कह सकते हैं एक तरीके से यह इसकी दूरदर्शिता की कमी थी। क्या थी? दूरदर्शिता की कमी। अब आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? अब कहोगे सर ये क्वेश्चन तो बहुत लंबा हो गया। बेटा लंबा हो गया तो छोटा आपको लिखना है। मैं तो पूरी डिटेल में आपको समझा रहा हूं जिससे कि पूरी तरीके से आप इसको समझ सके। समझ में नहीं आएगा तो छोटे शब्द में लिख करके क्या करोगे? फिर आप कहोगे सर ये पॉइंट तो समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि नहीं? ठीक, चलिए अब बात में आती है कि क्या वास्तव में साम्राज्य खोने के लिए पैदा हुआ था ये? अब यहां पर विश्लेषण है कि जो निष्कर्ष हम कह सकते हैं ये वही है। क्या वास्तव में टीपू साम्राज्य खोने के लिए पैदा हुआ था? देखिए, यह कथन पूरी तरह से सही नहीं है। कथन पूरी तरह सही नहीं है। सोचिएगा कैसे सही नहीं है? हालांकि वो हार गया, हालांकि उसने साम्राज्य खो दिया, मानते हैं, लेकिन क्या वास्तव में उसका जन्म खोने के लिए हुआ था? नहीं, नहीं, उसका जन्म खोने के लिए नहीं हुआ, बल्कि उसने, सोचिएगा, उसने एक बहुत आगे की दूरदर्शी नीति अपनाई थी। आगे की नीति अपनाई थी। और सोचिए वो इतने आगे की थी कि लोग उसको समझ ही नहीं पाए। आगे चलकर के लोगों को करना वही पड़ा जो टीपू सुल्तान ने सोचा, लेकिन उस समय के हिसाब से वो बहुत आगे की सोच थी। सोचिए, यह पहला व्यक्ति है जिसने, सोचना, कंपनी के वास्तविक चरित्र को समझा। कंपनी के वास्तविक चरित्र पर, सोचिए, हमला किया। कैसे? सक्रिय विदेश नीति के माध्यम से, जो उस समय कोई सोच नहीं पा रहा था। सोचिएगा, सक्रिय विदेश नीति के माध्यम से इसने उस पर किया। इसने, सोचिए, अपनी स्वयं की कंपनी बनाई, अपनी नौसेना का गठन किया, जो उस समय कोई भी शासक सोचने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं था। सोचिएगा, अपनी नौसेना का गठन किया, अपना सैन्य आधुनिकीकरण किया। सोचिएगा, और क्या किया इसने? सोचिए, अपनी आर्थिक नीति को मजबूत बनाया, आर्थिक नीति मजबूत की, अपने किसानों को समृद्ध करके जमींदारों को हटाया, सारी चीजें की, अपने आर्थिक नीति को मजबूत किया, अर्थव्यवस्था को। वो अलग बात है कि वो हार गया। कुछ उसके आसपास के जो लोग हैं उसकी बात को समझ नहीं पाए और उन्होंने जाकर के अपने लाभ के लिए अंग्रेजों के साथ सहयोग कर लिया। ध्यान रखना, यहीं पर हम कह सकते हैं, यहीं पर समझिएगा, टीपू की हार तात्कालिक परिस्थितियों की देन थी। तात्कालिक परिस्थितियों की देन थी। अन्यथा सोचिएगा, जन्म खोने के लिए नहीं हुआ था। वो जो, अगर सोचिए, अगर उसकी सारी नीतियां सफल हो जाती
जो वो सोच रहा था वो व्यावहारिक तौर पर सफल हो जाता तो बहुत बड़ा साम्राज्य, बहुत मजबूत साम्राज्य बन के खड़ा होता। समझिएगा, इस तरीके से हम कह सकते हैं उसकी जो हार है वो तात्कालिक परिस्थितियों की देन है, उसमें उसका खुद का बहुत ज्यादा दोष नहीं है। उसकी उस गहराई को, उस सोच को उस समय के लोग नहीं समझ पाए, या कह सकते हैं कि वो उस समय के लोगों को नहीं समझा पाया। बस इतना कह सकते हैं। यह है इसका कंसेप्ट। अब लिख सकते हैं यह है कंक्लूजन। अब आप आराम से लिखिएगा। इसका मतलब है ये रही 3 चीजें। 3 पैराग्राफ में आपको अपनी बात कहनी है। पहले पैराग्राफ में हैदर अली की योग्यता, उसकी साम्राज्य की स्थापना। दूसरे पैराग्राफ में टीपू सुल्तान की विशेषताएं और उसकी कमजोरियां, किन कारणों की वजह से वो साम्राज्य को खोज गया। और तीसरा, क्या वास्तव में उसका जन्म साम्राज्य को खोने के लिए हुआ था? सोचिएगा। ये इस तरीके से आपका आंसर लिख जाएगा। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से करिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। अब जाकर के इस पूरे के पूरे टॉपिक को फिर से रिवाइज कीजिए, समझिएगा, फिर उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और कल इस पर फिर हम एक टॉपिक और चर्चा करेंगे, तो पूरा का पूरा आंग्ल मैसूर युद्ध ही क्लियर हो जाएगा। कल भी इस पर, इसी टॉपिक पर हम एक चर्चा करेंगे, एक नए क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू डियर। और आप में से जो भी व्यक्ति मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, किसी तरीके की बात करना चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। ये मेरा कोड है, ये टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेल आईडी है, और ये वो व्यवस्था है जो आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपका पढ़ाने वाला कोच, आपका मेंटर, आपका जो गुरु है वो कौन है। कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आप किससे पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ओके। बाकी आप हैं, ये मेरा टेलीग्राम का वार कोड है, जिसको आप इस्तेमाल करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। किसी तरह कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।